Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com। इस लेसन में आप भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। चूँकि यह लेसन काफ़ी लंबा है इसलिए इसे मैंने 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहले पार्ट में आप 19वीं सदी के पहले हाफ तक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अमेरिका में उपनिवेशवाद के विस्तार और औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में आप पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में आप अफ्रीका और भारत में उपनिवेश के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके आगे के पार्ट्स में आप पहले और दूसरे विश्व युद्ध के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आज आप में से ज़्यादातर लोगों को भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होगा, और शायद कईयों को ये लगता होगा कि भूमंडलीकरण कोई नई बात है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल भूमंडलीकरण सदियों से चला आ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता के दिनों में भी भूमंडलीकरण था, क्योंकि मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उनमें से कुछ से पता चलता है कि वहाँ रहने वाले लोगों के व्यापार संबंध दुनिया के बाकी हिस्सों से भी थे। उसके बाद आती है सिल्क रूट की बारी, जिस व्यापार मार्ग से चीन से भारत, अरब देशों और यूरोप तक माल का आदान प्रदान होता था, उस व्यापार मार्ग को सिल्क रूट कहते हैं। सिल्क रूट ईसा युग की शुरुआत के पहले से था और 15वीं सदी तक इसका अस्तित्व माना जाता है। सिल्क रूट के रास्ते चीन से बर्तन, रेशम वगैरह अरब और यूरोप के देशों में जाते थे, और उसी रास्ते से सोने, चांदी और अन्य सामान यूरोप से चीन तक जाते थे। इस नक्शे में जो लाल लाइन हैं उनसे सिल्क रूट के जमीन वाले रास्ते को दिखाया गया है, और ब्लू लाइन से समंदर वाले रास्तों को दिखाया गया है। जब व्यापार हुआ तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि ना सिर्फ उससे सामान की आवाजाही होती है, बल्कि उससे विचारों का भी आदान प्रदान होता है, सभ्यताओं का आदान प्रदान होता है, भोजन का आदान प्रदान होता है। जैसे हमारे देश में जन्मा बौद्ध धर्म आज जापान में और चीन में पाया जाता है, तो उसकी वजह है व्यापार वाले रास्ते। उसी तरह से उन्हीं रास्तों से ईसाई मिशनरी और इस्लाम के प्रवर्तक भी हिंदुस्तान में आए थे। सबसे रोचक कहानी भोजन की है। अब उसे समझने के लिए नूडल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, या सेवियां हम खाते हैं, स्पैगेटी खाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नूडल्स के इस्तेमाल की शुरुआत चीन में हुई थी, और वहाँ से व्यापार के रास्ते से नूडल्स हिंदुस्तान में आए, फिर अरब देशों के रास्ते होते हुए यूरोप तक पहुँचे होंगे। हिंदुस्तान में शुरुआती दौर में उसे सेवियां बनाकर खाया गया, तो बिल्कुल रूप ही बदल गया उसका, और इटली में जाते जाते उसका नाम पड़ गया स्पैगेटी। आज चूँकि भूमंडलीकरण का स्केल बहुत बड़ा है, तो आज हम लोग नूडल्स भी खाते हैं, सेवियां भी खाते हैं, स्पैगेटी भी खाते हैं। आलू, टमाटर, मिर्च, सोया, मक्का, मूंगफली, ये हमारे डाइट का आज अभिन्न अंग है। लेकिन आज से 500 साल पहले ये चीज़ें भारत में उपलब्ध नहीं थीं। ये चीज़ें
तब आई जब पहले कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों तक का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया। उसके बाद व्यापारियों के साथ ये चीज़ें यूरोप में आई, और जब आलू यूरोप में आया तो आलू ने यूरोप के लोगों का जीवन बिल्कुल बदल के रख दिया। उसके पहले यूरोप के लोगों को खाने पीने की बड़ी किल्लत होती थी, खासकर ब्रिटेन में। आलू के आने से एक फ़ायदा हुआ कि उनका जो स्टेपल डाइट था वो आलू हो गया। जैसे हम चावल रोटी खाते हैं स्टेपल डाइट में, तो ब्रिटेन के लोग आलू खाते हैं, और उससे फ़ायदा हुआ कि हर लोगों को भोजन मिलने लगा। तो आलू का महत्व इससे समझा जा सकता है कि 1840 के दशक में आलू के पौधों में एक बीमारी हुई, जिसके कारण उस साल फसल खराब हो गई और आयरलैंड में अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग मारे गए। उस अकाल को आयरिश अकाल कहते हैं। बीमारी, व्यापार और फतह। 16वीं सदी में एशिया और अमेरिका के लिए समुद्री मार्गों की खोज यूरोप के नाविकों ने कर ली थी, और 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिकी महाद्वीप ऐसा स्थान था जहां खनिज का अकूत भंडार था, वहां अनाज का भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता था, तो इसलिए वहां पर अवसर काफी थे। लेकिन जो पुर्तगाल और स्पेन के या अन्य यूरोपीय शक्तियां जब अमेरिका पहुंची, तो उनकी जीत का रास्ता किसी हथियार ने नहीं या किसी सेना ने साफ नहीं किया, बल्कि एक बीमारी ने किया, और उस बीमारी का नाम है चेचक। चेचक यूरोपीय लोगों में पहले हो चुका था, इसलिए यूरोपीय लोगों के शरीर में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी, एंटीबॉडीज बन गए थे, और इसलिए अब यूरोप के लोगों को चेचक का खतरा नहीं था, या कि उनका शरीर उस बीमारी से लड़ सकता था। लेकिन तब तक अमेरिकी महाद्वीप दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ था, और इसलिए जब यूरोपीय लोग वहां पहुंचे तो वो अपने साथ अपने शरीर में वायरस भी लेके गए, जाने अनजाने। और जब उन वायरस से अमेरिकी लोगों का संक्रमण हुआ, तो चूंकि अमेरिकन में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, इसलिए काफ़ी लोग चेचक की चपेट में आ गए, और अमेरिका के कुछ हिस्सों की पूरी आबादी चेचक के कारण साफ हो गई, और इस तरह से उपनिवेशों के विस्तार का रास्ता खुलने लगा। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी, बीमारी और धार्मिक टकराव का प्रकोप था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, बीमारी का भी प्रकोप था, चूंकि इलाज उस समय नहीं थे, और कई लोग धार्मिक टकराव के भी शिकार होते थे, क्योंकि वो जो उस समय की धार्मिक मान्यताएं थीं उसका विरोध करते थे। ऐसे लोगों को या तो पकड़ लिया जाता था, मार दिया जाता था, लेकिन कुछ लोग उस सब से बचने के लिए वहाँ से भागते थे। गरीबी से बचने के लिए भी लोग भागते थे, बीमारी से बचने के लिए भागते थे, और ये लोग भाग करके अमेरिका पहुँच जाते थे। अमेरिका में अवसर थे जिसका इन लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, और इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस बीच 18वीं सदी तक भारत और चीन में देखें क्या होता है कि दुनिया के सबसे धनी देश यही दोनों देश थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के आसपास से चीन ने अपने आप को दुनिया से अलग थलग करना शुरू किया, और भारत में जब अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो धीरे धीरे भारत का व्यवसाय ठंडा पड़ने लगा, उपनिवेशों का विस्तार होने लगा। तो 18वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र भारत और चीन हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह केंद्र शिफ्ट हो गया यूरोप की तरफ। अब ब्रिटेन जो है वह अर्थव्यवस्था के केंद्र बन रहा था। 19वीं सदी का पहला हाफ, उत्तरार्ध, 1815 से 1914 के बीच का समय। 19वीं सदी का दौर जो था, यह दौर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों का दौर था, और ये बदलाव काफी जटिल थे। अब इसे समझने के लिए थोड़ा आर्थिक आदान प्रदान को समझने की जरूरत है
कि किस तरह से तकनीकी बदलाव ने बहुत सारे चेंजेज लाए। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक आदान प्रदान 3 तरीके से होता है। सामान का आदान प्रदान, श्रम का आदान प्रदान और पूंजी का आदान प्रदान। सामान का आदान प्रदान बड़ा साधारण है, किसी के लिए भी समझना, और आसान भी है क्योंकि लोगों को सामान की ज़रूरत पड़ती है। पूंजी का आदान प्रदान थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि मान लिया किसी को मुनाफा कमाना है तो अपनी पूंजी वहाँ लगाएगा जहाँ उसे मुनाफे की सबसे अधिक संभावना होगी। तो इसलिए पूंजी का आदान प्रदान भी आसानी से हो जाता है। लेकिन श्रम के आदान प्रदान ऐसी चीज़ है, इसमें मनुष्यों का आवागमन जरूरी है, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है। और कई देश कई बार श्रम के आदान प्रदान पर तरह तरह के प्रतिबंध आसानी से लगा सकते हैं। तो यह सब ब्रिटेन में कैसे हुआ और किस तरह से इससे भूमंडलीकरण का पैमाना बढ़ता गया, उसकी गति बढ़ती गई, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कॉर्न लॉ। 18वीं सदी में ब्रिटेन में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भोजन की मांग भी बढ़ी। भोजन की मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के जमींदारों को लगने लगा कि यदि हम अपनी सारी चीज़ें खुद बेचें और बाहर से कुछ भी ना आए तो उससे हमारा फायदा होगा। तो जमींदारों ने सरकार पर दबाव डाला और उस दबाव के कारण सरकार ने मक्के के आयात पर नियंत्रण लगा दिया, जिसे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता। अब जो लोकल प्रोडक्शन था उससे काम चलाना था, तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, तो इसलिए भोजन की कीमत बढ़ गई। इससे उद्योगपतियों और शहर में रहने वाले लोगों को परेशानी होने लगी। बाद में उद्योगपतियों और शहरी लोगों के दबाव में सरकार ने कॉर्न लॉ को हटा दिया, तो उससे सस्ता आयात बाहर से आने लगा। अब सस्ता आयात बाहर से आने लगा, भोजन की मांग भी बढ़ी, चूंकि औद्योगिकरण हो रहा था, लोगों की आय बढ़ रही थी, लेकिन आयात सस्ता होने से भोजन के दाम घटे, खाद्यान्नों के दाम घटे और उससे जो स्थानीय किसान थे उनको घाटा हुआ। अब कई किसानों ने खेती बाड़ी बंद कर दी, जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया और काम की तलाश में वे गांवों से पलायन करने लगे। कुछ लोग तो विदेशों में भी चले गए पलायन करके, ताकि बेहतर रोजगार पा सके। ब्रिटेन में मांग को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में खेती के लिए जमीन साफ की जाने लगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर खेती की जा सके, तो ब्रिटेन की मांग पूरी हो सके। इन खेतों से अनाज को बंदरगाहों तक पहुंचाना था, तो उसके लिए रेलवे लाइनें बिछाई गई, नई गोदियां बनाई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल की ढुलाई की जा सके। इन खेतों में काम करने के लिए खेतीहर मजदूरों की भी जरूरत थी, तो उनकी नई आबादी बसाई गई। और इन सब कामों के लिए पूंजी की जरूरत थी, जो कि लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से आने लगी। तो एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोगों का पलायन हुआ और पूरी दुनिया में कुल 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ। तो यह उदाहरण दिखाता है कि किस तरह सामान का आदान प्रदान हुआ, गेहूं का, अनाज का, मक्के का, किस तरह श्रम का आदान प्रदान हुआ, जब जहां जरूरत पड़ी तो लोग काम की तलाश में गए, लोगों का पलायन हुआ, और किस तरह उन सब कामों को अंजाम देने के लिए पूंजी का आदान प्रदान हुआ और भूमंडलीकरण का पैमाना बढ़ता चला गया। इसमें टेक्नोलॉजी की भी भूमिका थी, तकनीक की भी भूमिका थी, और उस जमाने की जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी, रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ और रेफ्रिजरेशन। रेलवे ने लंबी यात्रा का अर्थ ही बदल दिया। अब दूर दराज इलाकों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा माल पहुंचाना रेलवे के कारण संभव होने लगा, जो कि पहले चलने वाली घोड़ा गाड़ियों से नहीं संभव था। स्टीमशिप से यह फ़ायदा हुआ कि दुनिया के हर कोने में आसानी से माल भेजा जाने लगा और माल भेजने की गति भी तेज हो गई, जो कि पहले संभव नहीं था। टेलीग्राफ के आविष्कार से
सूचना का आदान प्रदान ज़्यादा सहज हो गया और जिससे व्यवसाय में काफ़ी मदद मिली। और रेफ्रिजरेशन ने भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया। उसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है अमेरिका से मीट का व्यापार। पहले जहाज़ों में पूरा का पूरा जानवर, जिंदा जानवर लाद कर यूरोप भेजा जाता था। फिर जब यूरोप में जानवर पहुंचता था तो उसको काट करके मीट निकाला जाता था और लोगों को बेचा जाता था। अब जहाज़ों में जानवर भेजने में अपनी समस्याएं थी। जानवर ज़्यादा जगह लेते थे, रास्ते में कई जानवर मर जाते थे, कुछ बीमार पड़ जाते थे, कुछ का वजन इतना गिर जाता था कि उनका मीट खाने लायक नहीं होता था। इस कारण से यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में, मीट की कीमत बहुत ज़्यादा थी और आम आदमी मीट खरीदना एफोर्ड नहीं कर पाता था। रेफ्रिजरेशन आने से यह संभव हो गया कि जानवर को अब अमेरिका में ही काटा जाने लगा और केवल मीट को जहाज़ों पर भेजा जाने लगा, जिससे जो जहाज़ पर उपलब्ध जगह थी उसका बेहतर यूटिलाइजेशन संभव हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा मीट यूरोप पहुंचने लगा। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि यूरोप में, ब्रिटेन में मांस की कीमत गिर गई और भी जो उत्पाद थे जैसे दूध, मक्खन, अंडे वगैरह, इनकी भी कीमत गिर गई और जनसाधारण भी अब नियमित रूप से मीट खा सकता था, दूध पी सकता था, मक्खन का सेवन कर सकता था, अंडे खा सकता था। उन्हें ज़्यादा पौष्टिक आहार मिलने लगा। अब लोगों का पेट भरने लगा और भरा हुआ पेट का मतलब होता है सामाजिक शांति। लोग शांत थे क्योंकि उनका पेट भर रहा था और ऐसे में लोग अब अपनी सरकारों की उपनिवेशी महत्वाकांक्षा को नज़रअंदाज करने को तैयार थे, उसको गले उतारने को तैयार थे। अब उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि दुनिया के बाकी लोगों को क्या तकलीफ है, क्योंकि उनका अपना पेट भरा हुआ था, उनकी अपनी जिंदगी जो है वो खुशहाल थी। तो इस पार्ट में मैंने बताया कि कैसे आधुनिक युग से पहले भूमंडलीकरण हुआ था, चल रहा था। उसके बाद औद्योगिकरण के ज़माने में किस तरह से भूमंडलीकरण का विस्तार हुआ, किस तरह से एक बीमारी ने, चेचक ने अमेरिकी उपमहाद्वीप में उपनिवेश के विस्तार को हवा दी। फिर ब्रिटेन में नई टेक्नोलॉजी के आने से, कुछ नए नियम बन जाने से वहाँ पर आर्थिक आदान प्रदान पर क्या असर पड़ा और किस तरह से भूमंडलीकरण पूरा यूरोप और अमेरिका में फैलने लगा। इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू।